गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विज्ञान जगत इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी बीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रामेश्वर गौतम फिर से लेके आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का दूसरा वीडियो। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन किया था, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का अध्ययन किया था। और इस पार्ट के अंदर हम प्रारूपिक पुष्प के चारों चक्रों को हमने दो भागों के अंदर डिवाइड किया था, एक सहायक चक्र और दूसरा आवश्यक चक्र। सहायक चक्र के अंदर हमने पुष्प के दो भागों को सम्मिलित किया है, एक बाह्य दलपुंज और दूसरा दलपुंज। और आवश्यक चक्र के अंतर्गत हमने पुष्प के शेष दो अन्य भागों को सम्मिलित किया है, पुमंग और दूसरा जायांग। आज हम यहाँ पर पुष्प के इन चारों चक्रों की सामान्य जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे कि एक प्रारूपिक पुष्प के अंदर ये चारों चक्र जो है वो किस प्रकार की संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सहायक चक्र, और सहायक चक्र के अंतर्गत हम सबसे पहले बाह्य दलपुंज, जिसे हम कैलिक्स कहेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्योंकि मैंने बताया था कि पुष्प के अंतर्गत ये चारों चक्र जो है वो थैलेमस पुष्पासन वाले भाग पर टिके हुए होते हैं। पुष्पासन के जस्ट ऊपर की ओर छोटे हरे रंग की पर्ण सदृश संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो ये हरे रंग की पर्ण सदृश क्या है, संरचनाएं हैं। इसके एक सदस्य को बाह्य दल कहा जाता है, सेपल जिसे अपन कह सकते हैं। बाह्य दल कहा जाएगा, क्योंकि पुष्पासन के चारों तरफ इन हरे रंग की पर्ण सदृश संरचनाएं जो है वो समूह में उपस्थित होती है, एक निश्चित संख्या के अंदर ये उपस्थित होती है और समूह में मिलकर के ये बाह्य दलपुंज बनाती है। तो इसके एक सदस्य को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, बाह्य दल या सेपल इसे कहा जाएगा। क्योंकि यह पुष्प का सबसे बाहर की ओर उपस्थित रहने वाला चक्र है, बाहर की ओर उपस्थित रहने वाला भाग है, और पुष्प के सबसे बाहर की ओर उपस्थित रहने वाले इस बाह्य दलपुंज के द्वारा पुष्प के शेष भागों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। तो यह जो है यह पुष्प के शेष भागों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इस बाह्य दलपुंज से नीचे की ओर यदि अगर हम देखते हैं तो सहायक चक्र के अंतर्गत पुष्प का सेकेंड नंबर का चक्र उपस्थित होता है, जिसे हम दलपुंज कहते हैं, कोरोला जिसे कहा जाता है। और ये बाह्य दल से नीचे की ओर उपस्थित रंगीन अपेक्षाकृत बड़े आकार की पर्ण सदृश संरचनाएं हैं। बाह्य दलपुंज जो है वो हरे रंग की पर्ण सदृश संरचनाएं होती है, छोटी पर्ण सदृश संरचनाएं होती है, जबकि दलपुंज जो है रंगीन अपेक्षाकृत बड़े आकार की पर्ण सदृश संरचनाएं हैं। विभिन्न प्रकार के पुष्पों के अंदर ये दलपुंज जो है वो विभिन्न प्रकार के रंगों के हो सकते हैं, और इन रंगीन संरचनाओं को पुष्प के अंदर पंखुड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके एक सदस्य को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, दल कहा जाएगा, पीटल जिसे अपन कहेंगे, दल इसे कहा जाएगा। जिस प्रकार से बाह्य दलपुंज के एक सदस्य को अपन ने बाह्य दल कहा था, उसी प्रकार से दलपुंज के एक सदस्य को भी क्या कहा जाएगा, दल कहा जाएगा। यदि अगर किसी भी पुष्प में से रंगीन जो पंखुड़ियां होती है उनमें से यदि अगर अपन एक सदस्य को, एक पंखुड़ी को बाहर की ओर निकालें तो वह पुष्प का कौन सा वाला भाग हो जाएगा, दल वाला भाग हो जाएगा। यह पुष्प का चूंकि रंगीन भाग है तो पुष्प का सबसे आकर्षित भाग होता है तथा कीटों को परागण हेतु अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। तो चूंकि रंगीन संरचनाएं हैं, इस वजह से कीट जो है वो इनकी ओर आकर्षित होते हैं, और जब कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं तो यही कीट पुष्पों के अंदर परागण क्रिया में भी सहायक होते हैं। तो ये दलपुंज वाला दूसरा भाग है। आवश्यक चक्र जिसे अपन ने जनन चक्र कहा था, इसके अंतर्गत हमने पुष्प के दो चक्रों को सम्मिलित किया है, जो पुष्प के बिल्कुल मध्य में पाई जाती है, बीचों बीच में पाई जाती है। सबसे पहला वाला जो भाग है वो है पुमंग, एंड्रोसियम जिसे हम कहेंगे। यह पुष्प का क्या होता है, नर जनन भाग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो पुमंग वाला भाग होता है।
और इसके एक सदस्य को पुंकेसर स्टामिन कहा जाता है। यदि अगर प्रारूपिक पुष्प के अंदर एक स्टामिन पुंकेसर की संरचना को यदि अगर हम देखें तो इसको हम 3 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार की संरचना के रूप में आपको पुष्प के अंदर पुंकेसर दिखाई देंगे और इस पुंकेसर के 3 भाग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ऊपर की ओर गोलाकार या अंडाकार 2 पाली युक्त संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसे हमने परागकोश या एंथर कहा है, और नीचे की ओर एक पतली वृंतनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसे हमने क्या कहा है, पुतंतु फिलामेंट कहा है। परागकोश को इस पुतंतु से जोड़ने वाली मध्य में एक और संरचना उपस्थित होती है जिसे योजी या कनेक्टिव कहा जाता है। पुतंतु का निचला सिरा जो है वो पुष्प के थैलेमस वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। आवश्यक चक्र के अंतर्गत सेकंड भाग को यदि अगर अपन देखें या पुष्प के अंतिम चक्र को यदि अगर हम देखें तो यह जायंग गाइनोसियम वाला भाग होगा और यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यह होता है। और इसके एक सदस्य को अंडक, कार्पल या स्त्री केसर कहा जाता है। इसके एक सदस्य को अंडक, कार्पल या स्त्री केसर कहा जाता है। जिस प्रकार से हमने एक पुंकेसर की संरचना को देखा उसी प्रकार से हम यहाँ पर एक स्त्री केसर की संरचना को देख रहे हैं। स्त्री केसर की संरचना के अंतर्गत भी इसके 3 भाग होंगे। सबसे ऊपर की ओर एक चपटा भाग आपको दिखाई दे रहा है, वर्तिकाग्र, जिसे हमने कहा है स्टिग्मा कहलाता है, और परागण क्रिया के दौरान आने वाले जो पराग कण होते हैं उन पराग कणों को यह धारण करने का कार्य करता है। वर्तिकाग्र के नीचे की ओर एक नलिकीय संरचना पाई जाती है जो नीचे जाकर के अंडाशय वाले भाग से जुड़ती है। यह भाग इसका वर्तिका स्टाइल वाला भाग कहलाता है और इस वर्तिका के द्वारा पराग नलिका को मार्ग उपलब्ध कराया जाता है। वर्तिका का सबसे निचला जो भाग होता है यह एक नीचे की ओर गोलाकार या अंडाकार जैसी संरचना से जुड़ा हुआ होता है जिसे हम इस स्त्री केसर का अंडाशय ओवेरी वाला भाग कहते हैं, और इस अंडाशय के अंदर बीजांड की उपस्थिति होती है। अंडाशय वाले भाग से आगे जाकर के फल का निर्माण होता है और बीजांड वाले भाग से आगे जाकर के किसका परिवर्धन होगा, बीज का परिवर्धन होगा। तो ये पुष्प के चारों चक्र हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जयंग, जिसके कुछ हमने संरचनात्मक एवं इनके कार्यों के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। अब इस यूनिट के अंदर चूंकि हमने तीसरे पेपर की चौथे नंबर की यूनिट ली है जिसका नाम है पुष्प, और पुष्प के अंतर्गत उपस्थित रहने वाली जो जनन संरचनाएं हैं, पुमंग एवं जयांग, नर जनन भाग एवं मादा जनन भाग, इनके विकास की प्रक्रिया और इनके परिवर्धन की प्रक्रिया का हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे ये आपके पास में एक नोट के रूप में रह जाएगा। अब हम यहाँ पर पुमंग के अंतर्गत तो सबसे पहले पुंकेसर की संरचना का फिर से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पुंकेसर की संरचना का अध्ययन करने के बाद परागकोश की संरचना का अध्ययन करेंगे। परागकोश किस प्रकार की संरचना वाला हो सकता है, परागकोश में किस प्रकार से लघु बीजाणुधानियां उपस्थित हो सकती है, लघु बीजाणुधानियों से किस प्रकार लघु बीजाणुओं का निर्माण हो सकता है, और इन लघु बीजाणुओं से पराग कणों का निर्माण किस प्रकार से होगा, और पराग कण से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार जिस प्रकार हम पुमंग के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसके बारे में स्टडी करेंगे, जयांग वाले भाग की यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पर आज शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग पुमंग वाला भाग। तो पुमंग वाला भाग जो है उसकी सामान्य जानकारी तो यहाँ पर आपके पास में पहले से ही नोट की हुई है। तो हम डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर पुंकेसर की संरचना के अंतर्गत परागकोश की संरचना का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो ये है आपके पास में पुमंग। पुष्प का कौन सा भाग है, नरजनन भाग है। इसके एक सदस्य को हमने क्या कहा है, पुंकेसर कहा है, स्टामिन हमने इसे कहा है। और एक प्रारूपिक पुंकेसर की संरचना के अंतर्गत इसके कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे। ये पुंकेसर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ यदि अगर ये छोटा दिखाई दे रहा है
तो मैं यहाँ पर एक बड़ी संरचना जो है वो बना देता हूं पुंकेसर की। ये पुंकेसर है और इस पुंकेसर की संरचना के अंदर आपको 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की ओर 2 पाली युक्त फूला हुआ अंडाकार या गोलाकार एक संरचना पाई जाती है, जिसे हमने यहाँ पर परागकोश कहा है, एंथर। नीचे की ओर एक पतली वृंतनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हमने पुतंतु कहा है, फिलामेंट। पुतंतु इसे कहा है। और इस परागकोश को पुतंतु से जोड़ने वाली एक और संरचना यहाँ पर उपस्थित है, जो इस परागकोश को पुतंतु से जोड़ती है, जिसे हम क्या कहेंगे, योजी, कनेक्टिव, जिसे हम यहाँ पर कहेंगे। तो ये पुंकेसर की संरचना के 3 भाग है। पुतंतु का निचला वाला जो भाग है वो पुष्प के थैलेमस पुष्पासन वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। अब इस पुंकेसर के अंदर हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, परागकोश की संरचना का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का यहाँ पर निर्माण होता है। तो एक प्रारूपिक परागकोश की संरचना को यदि अगर हम देखें तो परागकोश, ये परागकोश एक फूली हुई संरचना के रूप में उपस्थित है, जो 2 पाली युक्त यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक पाली और ये दूसरी पाली। तो परागकोश द्विपाली युक्त संरचना है। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। इस प्रकार 2 पालियों में 4 लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। तो हम कह सकते हैं कि परागकोश 2 पाली युक्त संरचना है, जिसमें 4 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती है। किंतु मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं, मालवेसी कुल एग्जाम्पल के तौर पर जैसे भिंडी एवं गुड़हल की हम बात करें, तो इन मालवेसी कुल के पादपों के अंदर परागकोश 1 पाली युक्त होता है। परागकोश कितने पाली युक्त होता है, 1 पाली युक्त होता है। और जब परागकोश 1 पाली युक्त होगा तो इस 1 पाली के अंदर केवल कितनी लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होगी, 2 लघु बीजाणुधानियां यहाँ पर पाई जाएगी। तो मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं, जैसे भिंडी गुड़हल वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर परागकोश कितने पाली युक्त होता है, 1 पाली युक्त होता है। और 1 पाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। लेकिन अधिकांश जो आवृत बीजी पादप होते हैं, उनके अंदर परागकोश 2 पाली युक्त संरचना होती है। 1 पाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। तो इसका मतलब 2 पालियों के अंदर कुल 4 लघु बीजाणुधानियां यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। अब इस परागकोश के अंतर्गत हम इस लघु बीजाणुधानी की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना के लिए देखते रहिए विज्ञान जगत ऑनलाइन क्लासेस। लघु बीजाणुधानी की संरचना हम लेकर के आएंगे पार्ट 3 के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी स्टूडेंट को यदि अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब भी मैं कमेंट को पढ़ूंगा, स्टूडेंट की सभी प्रकार की समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया जाएगा।